हाय एवरीवन। आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का बुखार सबके सर चढ़कर बोल रहा है। द प्रोस्पेक्ट ऑफ अर्निंग फेम, नेम, रिकॉग्निशन, हैविंग अ lavish lifestyle, and more importantly, the power to make your opinions heard is luring Gen Z to pursue it as a full-time career option. Looking at the rate at which new pages and new channels are mushrooming, it is important to understand how one can make his or her name recognizable in the market. So to give you all budding influencers an insight into how you can grow your channel and become a big name, आज मैं बात करने जा रहा हूं मेरी बहुत ही खास दोस्त और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुभूति लखेड़ा aka फूडी रैबिट से। अनुभूति इज अ फूड ब्लॉगर विद ऑलमोस्ट अराउंड 5000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। आज वो आप लोगों के साथ अपने कुछ वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस और कुछ कूल इनसाइट शेयर करेंगी, जिसको जानने के बाद आप इस नीश में अपना नाम जरूर बना पाएंगे। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द कॉन्वर्सेशन। हेलो गाइज एंड वेलकम टू दिस ऑल न्यू पॉडकास्ट जो आज मैं शूट कर रहा हूं मेरी प्यारी दोस्त और आज की हमारी गेस्ट फूडी रैबिट्स के साथ। ये बहुत ही लजीज और ड्रूलिंग फोटोज और वीडियोस अलग अलग खाने के डालती हैं। ये इनका पैशन है और इसी के लिए शायद जीती हैं, इसी के लिए ये मरना तो नहीं चाहेंगी। खैर, तो अनुभूति, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट में। कैसा जा रहा है आपका लॉकडाउन, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। लॉकडाउन अच्छा जा रहा है, थोड़ा प्रोडक्टिव है, तो आशा है कि थोड़ा और प्रोडक्टिव होगा। आई होप कि इस पॉडकास्ट के बाद आपका जो लॉकडाउन है वो और बेहतरीन हो जाएगा, आपको यहाँ से कुछ और भी ज़्यादा मज़ा आए और आपको ऑडियंस मिले। तो गाइज, जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं करा है, प्लीज़ जाइए इंस्टाग्राम पे, जाइए फूडी रैबिट्स को देखिए। बाकी यूट्यूब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो अनुभूति, स्टार्टिंग ऑफ विद आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन। एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, बढ़िया ग्रेजुएशन आपका चल रहा है, बीच में ऐसा क्या होता है कि मन करता है चलो जो खा रही हूँ उसको लोगों को भी दिखाना शुरू कर दूँ? क्या आपका इंटेंशन ये था शो ऑफ करना कि एंकर मैं रोज खाती हूँ, या फिर मन में बात ये थी कि नहीं कुछ वर्दी खाना है, चलो इसको दिखाया जाए? तो असल में मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई कि हमारा एक ऐप है जोमेटो, जो सभी जानते हैं। तो 2016 की बात है, उस टाइम पर हम ऑर्डर नहीं कर सकते थे उससे, हम सिर्फ देख सकते थे रेस्टोरेंट क्या है, हम उनके रिव्यूज उस पर लिख सकते थे। ठीक है, तो मैंने भी ऐसे ही मज़े मज़े में, छुट्टियाँ चल रही थी, बोर हो रही थी, ऐसी सर्च कर रही थी, एक ऐप मिला जोमेटो। मैंने डाउनलोड करा, मैंने एक्सप्लोर करना शुरू करा, तो उसमें मैंने देखा कि यार इसमें तो कुछ लेवल्स हैं जो हमको मिलेंगी जब हम इतने रिव्यूज़ लिख देंगे। फिर मैंने रेस्टोरेंट वगैरह देखे, यार मैं तो यहाँ पर भी गई हूँ, यहाँ पर भी गई हूँ, वहाँ पर भी गई हूँ, क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद था। तो फुल शो ऑफ बाजी चल रही, मतलब सब आता है, सब जगह का खाया है ये मैंने। नहीं, जब खाया है तो मैं कर सकती हूँ ना, किसी और की है, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते थे ना उस टाइम रिव्यूज़ वगैरह सिर्फ, राइट। तो मैंने भी लिखना शुरू कर दिया और थोड़े टाइम बाद, लाइक अराउंड 6-7 मंथ्स बाद, मेरे को एक इन्फ्लुएंसर, एक ब्लॉगर ने कांटेक्ट करा फॉर अ ब्लॉगर्स मीट, जो पहली बार देहरादून में हो रही थी। तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी इस बारे में कि भाई क्या है ये। तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं एक बारी। ऐसा था कि फ्री में खाना मिलेगा और तुम्हें बस रिव्यू लिखना होगा। मैंने बोला यार इनसे इसका क्या फ़ायदा हो रहा है ना। सही बात है। तो वहाँ पे गए, फिर हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, कैसे होता है, बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे नए लोगों से मिले, अच्छा लगा। और उसके बाद मुझे पता चला कि भाई बस खाना और रिव्यू लिखना सब कुछ नहीं है, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अगर मैं चाहूँ तो हाँ, मैं इस चीज़ में आगे कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे खाना पसंद है, मुझे खाने के बारे में लिखना पसंद है, मुझे खाने के बारे में फ़ोटोज़ डालना पसंद है, मुझे फ़ोटोज़ खींचना पसंद है। तो क्यों ना मैं कुछ नया शुरू करूँ। तो फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद, लाइक 2017 में, जब काफ़ी मेरे को नॉलेज हो गई थी इस बारे में, तो मैंने बोला यार अपना ही अलग पेज स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं अपने पर्सनल अकाउंट में ही पोस्ट करती थी फूड पिक्चर्स, फिर मैंने बोला नहीं यार, मैं ना एक पब्लिक अकाउंट बनाती हूँ, एंड देन आई स्टार्टेड। तो उसके बाद द जर्नी हैज़ बीन कूल। तो वहाँ से फूडी रैबिट की शुरुआत हुई इंस्टाग्राम पेज से, और उससे पहले लाइक केवल अनुभूति लखेड़ा चल रहा था? हाँ, उससे पहले हर जगह अनुभूति लखेड़ा था। तो ये फूडी रैबिट आया कहाँ से, क्योंकि बड़ा यूनिक सा नाम है, मतलब इसके पीछे की जरा कहानी अगर आप बता पाए हैं। इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि फूडी जो मैं हूँ, और रैबिट इज लाइक, मेरे को कोई बोलता था। अच्छा। एक एनिमल। और अगर हम एग्जामिन करें एक रैबिट को, तो लाइक रैबिट्स आर एक्चुअली फूडी। मेरे पास एक रैबिट है और मैंने देखा है ये चीज़ कि भाई उसे हर चीज़ खाना पसंद है, मतलब जितना खिला लो उसके लिए कम है। तो आई थिंक
कि नाम एक्चुअली में भी वो होता है। कुछ भी खिला दिया जाएगी है, सब जाएगा इस पेट के अंदर। भाई पापी पेट का सवाल है, इतना तो करना पड़ता है। खैर, पर ये अच्छी बात है कि एक तरीके से अपने पैशन को कोशिश करी जा रही है कि अपने प्रोफेशन में चेंज करा जाए। सो अभी आपके पास ऑलमोस्ट 5000 फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर भी आपकी रीच अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं वापस से लोगों को कहूँगा, गो एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ गोइंग फॉरवर्ड, एक चीज़ ये है कि फूड में खासकर अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जनरली वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो नॉन वेज की बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन है, सब लोग प्रेफर करते हैं। बट यू बीइंग अ वेजिटेरियन एंड योर पेज बीइंग अ वेजिटेरियन फूड पेज, डू यू फील कि ये आपके लिए कंस्ट्रेंट टाइप है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े तबके को एक तरीके से छोड़ रहे हैं जिनको आप केटर ही नहीं कर पा रहे हैं? सो डू यू फील कि मतलब कभी मन में रह जाता है कि भाई यार आज मैं नॉन वेज खा रही होती तो मे बी मेरे को और ज़्यादा रीच मिल जाती है? यू आर सेटिस्फाइड कि भाई वेज में बहुत ऑप्शंस हैं, वेज में बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं और धीरे धीरे आप उसकी अभी सतह को ही खरोच रही हैं? डू यू फील लाइक दैट? यार द थिंग इज़ कि हाँ, थोड़ा बहुत होता है कि यार क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग हैं उन्हें नॉनवेज पसंद है, वो नॉनवेज खाते हैं, तो थोड़ा सा होता है कि यार वो लेवल रीच नहीं मिल पाती, क्योंकि मैं नॉनवेज ऑडियंस को अपने पेज में नहीं ला पाती इतने अच्छे से। ठीक है, राइट, उन्हें रिटेन नहीं कर पाती क्योंकि मैं सिर्फ वेज डाल रही हूँ। और इसी वजह से मैंने बीच में शुरू भी करा था खाना। ओके, बट इट वाज लाइक कि नहीं हो पाया। इट वाज लाइक थोड़ा बहुत मैंने करा ट्राई, पर एक होता है ना, मन से फीलिंग नहीं आई। हाँ, मन से ही फीलिंग नहीं आई। फिर आई वाज लाइक कि नहीं यार, मैं अपने ही वेज पे ही फोकस करती हूँ, क्यों अपने आप को ऐसे फील करवाना। तो फिर उसके बाद वेज में भी होता है, मतलब अब तुम देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो नॉनवेज छोड़कर आज के टाइम पे वेजिटेरियन बन रहे हैं। बहुत सारे वेजिटेरियन हैं जो वेजिटेरियन ना बन के वीगन बन रहे हैं। तो टाइम्स आर चेंजिंग, देयर आर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ वीगन प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, सिर्फ वीगन रेसिपीज शेयर करते हैं। तो हाँ, थोड़ा सा लिमिटेशन आता है, पर अगर हम उसको सही तरीके से टैकल कर सके, अगर हम चीज़ों को अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर सके, तो आई थिंक इट्स ओके टू बी अ वेजिटेरियन और अ वीगन। यू कैन अट्रैक्ट द ऑडियंस। सो अपार्ट फ्रॉम इंस्पायरिंग उज्जवल, वो कौन से पेजेस हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं वेज फूड के लिए? बिकॉज एक दो जो मैंने देखे हैं जिनको मैं फॉलो भी करता हूँ, वेजी पाजी, उन्होंने अभी रिसेंटली 1 मिलियन क्रॉस करा है। सो हाँ, तो उनको देखकर मतलब लगता है कि भाई अगर ये बंदा ऐसे कर रहा है, इतना एक्सप्लोर कर रहा है, तो पोटेंशियल तो है, कुछ भी कहो। एग्जैक्टली बहुत पोटेंशियल है। तुम सारा कितने टाइम से कर रहा है वेजी पाजी, और अगर तुम देखोगे सारा वेज कंटेंट है। हाँ। पर वही है कि वो अलग अलग जगह जाते हैं, और फिर वही सिचुएशन है ना जगह की कि वो और एक और सिमिलैरिटी है, तेरे को पता है, हमारे और वेजी पाजी के बीच में, खासकर तुम्हारे और वेजी पाजी के बीच में, उसने भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है। ओह, मुझे नहीं पता था ये। मुझे उसका पता है, मैं उसकी जर्नी का देख रहा था। वो भी इकोनॉमिक्स वाली है? हाँ, वो इकोनॉमिक्स वाली है, जामिया से। ओह, तो एक्चुअली इकोनॉमिक्स वाले अगर कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे तो भाई खाने में आप लोगों का फ्यूचर है। तो गाइज प्लीज इस बारे में आप देख सकते हैं, क्या पता कल आप MCMR को मिलाते मिलाते कहीं के चाप चुप खा रहे हो, यू नेवर नो। नहीं, सही बात है। कुलज्योति की और मेरी जो जर्नी है ना, ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही शुरू करी थी, बट उसने इस चीज़ को परस्यू कर लिया। वो आई थिंक मास्टर्स कर रही थी जब उसने स्टार्ट करा था, 2016 के अराउंड ही। ठीक है। और क्योंकि शी फॉलोज मी एंड आई फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर हेवी फ्लेक्सिंग हो रही है। हाँ, that's why I know, like कि हाँ। ऐसा सीन। तो इससे एक और जो सवाल निकल कर आता है वो लोकेशन पर बात है, सिटीज की अगर मैं बात करूं, बिकॉज कुलज्योति डिंगरा एंड वेजी पाजी वो लोग दिल्ली में है, मेट्रोज में है, तो ना केवल वो दिल्ली को बट वो पूरे NCR को कवर कर सकते हैं। गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, और आपका गाजियाबाद वाला एरिया होगा। अगर हम अपनी बात करें यहाँ पर खासकर देहरादून में, या फिर वो लोग जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज में है जहाँ पर ऑप्शंस अभी उतने ज़्यादा नहीं है, अगर हम देहरादून की बात करें तो धीरे धीरे करके एक कैफे वाला सिस्टम तो शुरू हो रहा है, बट स्ट्रीट फूड जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपील करता है उसके हमारे पास शॉर्टेज है थोड़ी। तो ये क्या हमारे लिए एक कंस्ट्रेंट हो जाता है, और क्या हमारे पास कोई रास्ता है कि हम इस कंस्ट्रेंट को ओवरकम कर सके? बिकॉज ये तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है परफॉर्मेंस में। यार आई थिंक कि देहरादून में होकर हमारे पास फिर भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि मसूरी, ऋषिकेश
और भी पास पास की जो जगह है जहाँ पे हम ट्रैवल कर सकते हैं। दिल्ली में अगर हम दिल्ली को ही लें तो हम देखेंगे यार इतना बड़ा है और ऊपर से इतना सारा वैरायटी भी है। पर देहरादून ना छोटी सी जगह है और यहाँ पर क्वांटिटी तो है पर कुछ बोलते हैं ना क्वालिटी, वो चीज़ ना कहीं पे लैग कर जाती है। अगर तुम दिल्ली को कंपेयर करोगे तो दिल्ली में क्वांटिटी के साथ साथ तुम्हें क्वालिटी भी मिलेगी। ओके, क्विक क्वेश्चन, यहाँ पर दिल्ली की मोमोज या देहरादून की मोमोज, ये कौन से बेटर है? मेरे को दिल्ली वाले कहते हैं दिल्ली के अच्छे हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो गड़ी के मोमोज को बीट कर सकते हैं, और ना ही थापा आंटी के। नो, देहरादून के मोमोज तो सबसे अच्छा है। मैंने दिल्ली की काफ़ी सारी जगह खाए हैं पर मुझे इतने ज़्यादा खास नहीं लगे। नहीं, एक जगह खाए थे, यशवंत पैलेस है सीपी के पास है, तो वहाँ पर खाए थे, वहाँ के अच्छे थे। बाकी मैंने और भी खाए जहाँ मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। जैसे देहरादून वालों हिट द लाइक बटन, कम ऑन अभी देहरादून के मोमोज के लिए, और कमेंट करिए आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है मोमोज के लिए, हम जाकर वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे जरूर। हाँ जी, तो फिर आपको लगता है कि बाकी अगर कोई बडिंग इन्फ्लुएंसर है या फिर जो फूड ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं और जो छोटे शहरों से हैं, उनको आप खासकर एरिया कंस्ट्रेंट के हिसाब से क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि उनको कौन सी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए अपने इनिशियल ईयर्स में? बाकी तो धीरे धीरे करके फिर कोलैबोरेशंस वगैरह मिलने लगी जाते हैं, वो अलग बात आ जाती है। इनिशियली पेज को ग्रो करने के लिए क्या करें? इनिशियली क्या कर सकते हैं कि अपना घर में भी बना सकते हैं और बाहर भी उसी चीज़ को लाइक ट्राई करके उसको पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट तो क्रिएट करना ही है। तो अगर वही चीज़ जो हम बाहर खा रहे हैं, अगर हम अपनी ऑडियंस को वही चीज़ अपने घर में बनाकर भी दिखा सके कि भाई बिल्कुल यही चीज़ मैंने यहाँ पर खाई है और यही चीज़ देखिए हम इस तरीके से घर में बना सकते हैं, तो आई थिंक उस तरीके से भी हम अपने ऑडियंस को वो कर सकते हैं। वैसे ऑडियंस को क्या आप घर के बने खाने उतने अपील करते हैं? बिकॉज सपोज आप एक फैंसी तो नहीं है, लेट से आप किसी कैफे में जा रहे हैं जहाँ आपको बहुत बढ़िया चीज़ पुल मिल रहा है, पिज्ज़ा में इतने बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स निकल कर आ रही हैं, उस चीज़ को घर में रिक्रिएट करना कितना टाइम लग सकता है उस परफेक्शन में? बिकॉज जो आजकल के जर्नली जितने भी ये ब्लॉगर्स हैं, आधे ऐसे हैं जिनको केवल फ़ोटो खींचते हैं और उनको फ़ोटो अपलोड करने से मतलब है। खाने का वो सेंस होना कि इस चीज़ को कैसे बनाना है और खाकर उसका स्वाद जानना और तब अपने रिव्यूज़ देना, उसमें टाइम लगता है। बहुत सारे जिनको ये चीज़ नहीं पता वो बस फ़ोटो खींच के डालते हैं। सो ऐसे लोग जिनको नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें रिक्रिएट करने में कितना टाइम लग सकता है? कितना आपको पेशेंस और मेहनत लगेगी? नहीं, पेशेंस और मेहनत तो चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ही कोई रेसिपी या कुछ भी बनाकर पोस्ट करते हैं तो हम लोग एटलीस्ट उस चीज़ को 2 या 3 बार पहले बनाते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या कमी है, कहाँ पे क्या है, उसके बाद उस चीज़ को पोस्ट करा जाता है। ऐसे नहीं है कि भाई चलो ये चीज़ बनाते हैं, फटाफट ऐसी करके बनाई और भाई पोस्ट कर दिया, तो वो चीज़ से तो यू कांट बिल्ड अप। तो उस चीज़ में थोड़ा पेशेंस भी लगता है, थोड़ा सा धीरे धीरे करके अपने आप को भी तुमको सिखाना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा और अपनी मिस्टेक से ही सीखो और देन यू कैन आई थिंक लर्न दिस थिंग। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक अच्छा फूड ब्लॉगर बनने के लिए पहला एक अच्छा शेफ होना ज़रूरी है, या फिर अच्छा भी नहीं तो इतना तो कि कोई खाने का सेंस हो, थोड़ा खाने का सेंस हो, तो आई थिंक दैट्स इनफ। पर देखो जैसे आज का टाइम है, आज के टाइम हम बाहर जाके नहीं खा सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम खुद ही शेफ बन सकते हैं ना। तो व्हाई नॉट ट्राई दैट। तो अगर उस चीज़ पे भी बिल्डअप करे, जैसे कोई छोटी सिटी में है, अगर कोई उसी चीज़ को बिल्डअप करे खुद को भी और बाहर जाकर अपने टेस्ट को डेवलप करने में भी कोई काम करे, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो लाइक मेगा इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पहले सिर्फ बाहर का खाते थे, पर लॉकडाउन की वजह से उन्होंने घर में स्टार्ट करा, घर में बनाना शुरू करा और लोगों ने बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स भी दिया है उस चीज़ में। अगर मैं इसी बात को आगे ले जाऊँ तो ये लॉकडाउन क्रिएटर्स के लिए कैसा रहा है? क्या ये डिवास्टेटिंग रहा है या फिर एक आपदा को अवसर में बदलने वाली बात आ जाती है? बिकॉज अब मेन जिन लोगों का काम ही बाहर जाके खाना है और बाहर अब खाना कुछ बन नहीं रहा है, सारी दुकानें बंद हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, होम डिलीवरी कर सकते हो, लेकिन वो ऑप्शन जब आपके पास से चला गया है तो वो क्या नई चीज़ें क्रिएटर्स ने डेवलप करी या वो क्या नए अपॉर्चुनिटीज़ देखी जिससे वो अपने आप को अभी भी सस्टेन कर पा रहे हैं? देखो सबसे ज़्यादा क्रिएटर्स को हुआ है, नुकसान हुआ है, सभी को हुआ है, बिजनेसेस को हुआ है, सभी को नुकसान हुआ है, पर सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान हुआ होगा वो शायद लाइफस्टाइल ट्रैवल वाले हैं, जो जिनका काम ही था बाहर जाके करने वाला। फूड ब्लॉगर्स को इतना नहीं हुआ है क्योंकि जो चीज़ वो बाहर खा रहे थे वो चीज़ अब वो घर में बनाने लग गए और वही चीज़ वो दिखाने लग गए।
और लोगों को वो चीज़ बहुत पसंद भी आई है, क्योंकि जब कोई इन्फ्लुएंसर कोई चीज़ क्रिएट कर रहा है तो वो अपनी क्रिएटिविटी उसमें ज़रूर लाता है। तो उन्हें देखा होगा कुलज्योति ढिंगरा का कंटेंट, उसने कितने इनोवेटिवली मीम्स को यूज़ करके दिखाया है। वेजी पाजी को देखा होगा, वेजी पाजी ने अपना एक कुकिंग का दूसरा वही खोल दिया, कुकिंग पाजी चैनल खोल दिया। हाँ, तो ऐसे करके जो फूड ब्लॉगर्स थे उन्होंने तो अपना टाइम यूटिलाइज करा है, और जो बाहर खाते थे उसी चीज़ को उन्होंने घर में बनाना शुरू करा। ठीक है। तो हाँ, उनके लिए अच्छा भी था, बहुत सारे नए इन्फ्लुएंसर्स भी आए इस वजह से, क्योंकि एक होता है ना लॉकडाउन में सब क्या करते हैं। हाँ। तो उन्होंने सोचा चलो हम ही बनाते हैं और डालते हैं। ठीक है। तो उस वजह से बहुत सारे नए लोग भी आए। ओके, अभी जैसे ना लॉकडाउन के टाइम पर ज़्यादातर जितने भी हमारे 12th क्लास ग्रेजुएशन के बच्चे हैं ये लोग घर पर हैं, और यही वो प्राइमरी लोग हैं जो कि एक नए क्रिएटर बनना चाहते हैं, जो चाह रहे हैं कि भाई हम भी अपने टैलेंट को दिखाएं या हम भी कुछ फूड ब्लॉगिंग वगैरह करें। सो ऐसे में अपनी पढ़ाई को मैनेज करना और अपने खाने को, इस पैशन को मैनेज करना है एक साथ में, ये कितना आसान हो सकता है या कितना डिफिकल्ट हो सकता है? बिकॉज मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, अनुभूति ने हाल ही में UGC नेट इकोनॉमिक्स में क्वालिफाई करा है, और एक ऐसा एग्जाम है जो डेडिकेशन मांगता है, जो टाइम मांगता है, हर किसी का निकालने की बस की बात नहीं होती है। सो ऐसे में अपने पेज को भी मैनेज करते हुए चलना, पढ़ाई को भी मैनेज करते हुए चलना, ये कितना आसान या कितना मुश्किल हो सकता है? देखो, अगर अपने पैशन को परस्यू करना है तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी, राइट? थोड़ी नहीं, एक्चुअली बहुत मेहनत लगेगी। और अगर तुम्हारे पास टाइम है, जैसे कि तुम अभी स्कूल में हो या तुम अभी कॉलेज में हो, तो तुम इस चीज़ को साइड बाय साइड कर सकते हो, क्योंकि सबके पास फ़ोन है और सबके पास 2 या 3 घंटे, 2 या 3 तो ज़्यादा हो गए, 1 या 2 घंटे हैं जो हम निकाल सकते हैं। अगर तुम्हारे को ये चीज़ पसंद है, अगर तुमको कंटेंट क्रिएशन पसंद है, क्रिएट करना पसंद है, तो हाँ, तुम इतना टाइम निकाल सकते हो, राइट? तो अगर कोई ऐसा है जिसे स्कूल में है या कॉलेज में है, स्टार्ट करना है, तो आराम से कर सकता है। पर अगर कोई ऐसा है जिसे किसी बड़े लेवल पे कुछ करना है, लाइक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो यार उसके लिए सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैंने भी करी थी। लाइक अराउंड 1 मंथ मैंने सब छोड़ दिया था जब मुझे पता चला कि भाई अब पेपर फाइनली है, क्योंकि 2020 में सब कुछ बहुत ही डिस्बैलेंस था। एग्ज़ाम हमारा जून में होना था, पर वो शिफ्ट हो के सितंबर में हुआ था, और उसकी कोई फिक्स डेट भी नहीं आ रही थी उस टाइम पर। तो जैसे ही पता चला कि भाई अब तो सितंबर में होगा ही होगा, करना ही है, तो मैंने बोला अब छोड़ देते हैं उस चीज़ को, अभी सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करते हैं, क्योंकि कुछ भी करो फोकस चाहिए ही चाहिए। सही बात है। तो अगर कोई उसकी वजह से कितने फॉलोअर्स का नुकसान हो गया होगा? काफ़ी। आई हैड 5000 प्लस, अराउंड 5100, 5.1K बोल सकते हैं। और अभी ही वो इस वाले लॉकडाउन में बेसिकली वो 5000 से नीचे गिर गया है। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉलोअर्स बढ़ते गिरते रहते हैं, वो तो ज्ञान की बात कर दी आपने। जी बिल्कुल। तो बट अगर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह करने हैं तो मे बी उन लोगों को थोड़ा इस चीज़ से साइड तो होना ही पड़ेगा। एंड अगर इसको हम उन लोगों के पर्सपेक्टिव से देखें जो वर्किंग हैं, जो लोग लाइक बिजनेस, मतलब लाइक 9 to 5 जॉब्स में भी कर रहे हैं, जिनको इसको एक साइड हसल के तौर पे करना है, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? क्या वो वीकेंड्स में भी अगर हम इस काम को परस्यू करें, फॉर एग्जांपल हफ्ते में 1 पोस्ट कर रहे हैं, क्या सस्टेन कर सकते हैं हम ऐसे? सस्टेन एक बड़े लेवल पे नहीं, पर हाँ छोटे लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि बड़े लेवल पे करने के लिए रेगुलरिटी चाहिए। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम्स जो हैं वो बहुत रैंडमली चेंज हो रहे हैं, हर थोड़े टाइम पे वो चेंज कर देता है। अब जैसे कि अभी कैसे चलता है कि अगर मैं एक पोस्ट डाल रही हूँ और जो मेरी पोस्ट है वो सिर्फ मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनके 10% फॉलोअर्स को दिखेगी। तो बेसिकली मेरे 10% फॉलोअर्स वो पोस्ट देख सकते हैं। अगर उन्होंने मेरी पोस्ट पे एंगेज करा, लाइक करा, कमेंट करा, सेव करा, तो मेरी पोस्ट और लोग को शो होगी। अगर नहीं करते हैं तो मेरी पोस्ट नहीं शो होगी, मेरी रीच नहीं आएगी, मेरी एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगी। तो उससे बेसिकली मेरा नुकसान हो रहा है। लोग ये चीज़ नहीं समझते, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, लाइक हमारे जानने वाले ही होते हैं जो हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई डाला है, पर कभी एंगेज नहीं करते। तो आई थिंक जो हमारी ऑडियंस है उन्हें, अगर वो चाहते हैं कि हम, मतलब अगर उन्हें लगता है कि पोटेंशियल है, तो उन्हें हमेशा ही एंगेज करना चाहिए, चाहे वो एक लाइक ही कर दें, चाहे उन्हें अगर ज़्यादा पसंद आ रहा है तो कमेंट ही करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे ख्याल से बहुत लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है पैसा। अब ये वाली बात है कि भाई आखिर अब हम पोस्ट डाल रहे हैं, लेकिन इससे पैसा कैसे कमाया जाए? तो आप ज़रा वो सोर्सेज बताइए, वो तरीके बताइए जिससे एक कंटेंट क्रिएटर पैसे कमाता है,
और कितना कमाया जा सकता है, कितना गहरा समुद्र है जिसमें हम डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं? भाई पैसा तो बहुत है, क्योंकि जो ब्रांड्स हैं ऐसा तो है नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर वर्दी है तो वो उन्हें लाखों में पे करने के लिए तैयार है एक पोस्ट के लिए। ठीक है। जो इन्फ्लुएंसर्स है जिनके मिलियंस में होता है, तुझे पता है उन्हें लाखों में, एक पोस्ट के लाखों में मिल जाते हैं। ओके। तो एक अगर पोस्ट के? एक पोस्ट के लाखों में मिल जाते हैं इजीली। तो अगर कोई चाहता है कि हाँ भाई मुझे इससे, अगर मैं इसे फुल टाइम करूँ और मैं इससे अच्छे से पैसे कमाऊँ, तो हाँ वो चीज़ करी जा सकती है। पर फिर उसके लिए वही है कि एक तो ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई एक साल में ही तुम चाहो कि भाई मेरे मिलियन फॉलोअर्स हो जाएं और मैं लाखों में कमाने लग जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे टाइम लगता है। और अगर हम बात कर रहे हैं पैसे कमाने की, तो बहुत सारे सोर्सेज है। जैसे पहला तो है ब्रांड कोलैबोरेशन। ठीक है। दूसरा है कि तुम किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, लाइक किसी इन्फ्लुएंसर के साथ ही कोलैबोरेट कर रहे हो। आई थिंक उसमें भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। जैसे कि अभी शायद इंस्पायरिंग विजुअल को मुझे कुछ पे करना चाहिए, जो मैं अभी मांग नहीं रही हूँ, क्योंकि जेब देख लें जरा कितना रखा है। तो मेन तो ब्रांड कोलैबोरेशन ही है। और अगर किसी को इस फील्ड में आना है तो मुझे लगता है कि उसको सिर्फ अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे लिमिट नहीं करना चाहिए। जैसे कि टिकटॉक है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जो बस टिकटॉक पे ही थे, जो सिर्फ टिकटॉक पे कंटेंट क्रिएट करते थे। अगर वो साथ ही साथ और जगह पे भी करते तो उस टाइम शायद उनका उतना नुकसान नहीं होता। उसके बाद उन्होंने अभी इंस्टाग्राम पे करा, पर अभी बात हो रही है कि इंस्टाग्राम भी शायद हट सकता है, ट्विटर भी हट सकता है, कहीं नहीं जाएगा। अब वहां पर ध्यान मत दीजिए। कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। ठीक है। तो अपना जितना लाइक एक जगह थोड़ा सा स्टेबल करने के बाद अपने को डाइवर्सिफाई करते रहो, वो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। दूसरी बात कि कोई एप्लीकेशन ऐसा नहीं है जो हमको पे कर रहा है अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब। बहुत सारे और भी आते हैं छोटे मोटे जो थोड़े टाइम तक पे करते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे पास है शेयर चैट का। उसने बहुत अच्छे से अपने कंटेंट क्रिएटर्स को पे करा, उसके बाद थोड़े टाइम बाद उसने बंद कर दिया, क्योंकि उसको वो ऑडियंस मिल गई थी जो एप्लीकेशन को यूज करी थी। पर अभी तक और कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो पे कर रहा हो कंटेंट क्रिएटर्स को। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम का यह आया था कि IGTV वीडियोस को हम मोनेटाइज कर सकते हैं, पर शायद अभी भी उसकी पायलट स्टडी चल रही है, क्योंकि अभी सबके उस पर नहीं आया है, एड्स नहीं आना शुरू है। ठीक है। ऑल्दो मैंने एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है जय शेठी, जिसकी IGTV वीडियोस पे मैंने एड्स देखे हैं। ओके। तो मे बी वो चीज़ अभी सिर्फ US में या बड़ी बड़ी कंट्रीज में हो अप्लाइड, और धीरे धीरे करके वो हमारे कंट्री में भी आ जाए। पर काइंड ऑफ बेटा वर्जन में चल रहा है अभी इंस्टाग्राम में। ये देख रहे हैं कि अगर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल बहुत है उन लोगों के पास, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज तो है। लेट्स सी इंस्टाग्राम में इस पे कैसे आगे बढ़ता है। अच्छा, तो अब बात आती है हमारे कंटेंट की, बिकॉज खाने का कंटेंट एक तरीके से देखा जाए तो लिमिटेड है। वही आपके चाउमीन है, वही आपके मोमोज है, वही आपके छोले भटूरे हैं, बट उसको किस तरीके से आप हर बार नए रूप में प्रेजेंट करें, एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है। दूसरी बात, हर एक जो ब्लॉगर है वो उसके खाना तो वही रहेगा हमेशा, उसने भी वहीं के छोले भटूरे दिखाने, उसने भी वहीं के दिखाने। तो ऐसे में आप अपने आप को दूसरे ब्लॉगर से कैसे अलग करें, आपका कंटेंट यूनिक कैसे बन सकता है, इस पर कुछ बताओ। इसका सिर्फ एक आंसर है, एडिटिंग। ओके। और तुम्हारा जिस तरीके से तुम चीज को शूट कर रहे हो, अगर तुम पिक्चर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो तुम्हारे को उस हिसाब से अपना एडिट करना पड़ेगा। ठीक है। वीडियो कंटेंट है तो उस हिसाब से अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो एडिटिंग इज नॉट अ इजी थिंग। ठीक है ना। तो वीडियो में तुम क्या कर सकते हो, तुम चीज पुल हो रहा है, हाँ, और तुमने उसे स्लो मोशन में करके दिखा दिया। थिंक अबाउट इट, कितना ड्रूल वर्दी लगे। अभी नहीं देखना, तो वैसे ही करके तो वैसे ही करके अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी और लोगों का कंटेंट देखना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा कि मैं क्या यूनिक कर सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने कंटेंट को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, थोड़ा उसको यूनिक बना सकते हैं। और आप अपनी फोटोज के लिए कौन से ऐप्स का इस्तेमाल करती हैं और वीडियोस के लिए कौन से ऐप्स आप रिकमेंड करेंगी? तो जो फोटोज है, फोटोज तो मैं स्नैपसीड से करती हूँ, जो भी इंस्टाग्राम पे डालती हूँ। बाकी वीडियोस के लिए मैं InShot यूज करती हूँ। और अगर लैपटॉप वगैरह में? हाँ, लैपटॉप में वंडरशेयर फिल्मोरा, अगर यूट्यूब का वीडियो हो तो, क्योंकि उसमें बहुत इजीली एडिट हो जाता है। बाकी अगर किसी को फुल टाइम यूट्यूबिंग करनी है
तो उस अच्छा है कि कोई ऐप मतलब कोई खरीद लो, किसी का सब्सक्रिप्शन ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे फीचर्स और इफेक्ट्स खुल जाते हैं। अच्छा, अब हम इसमें अगर बात करें ग्रोथ की, तो हम देखते हैं कुछ तो हैं बहुत ही बड़े बड़े हो रहे हैं, कुछ बेचारे आते हैं बीच में गायब हो जाते हैं। सो कंसिस्टेंसी को आप इसमें कितना वेट देना चाहेंगे एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनने के लिए? कंसिस्टेंसी का क्या रोल है, और इसके साथ साथ आप अपने पेज को ओवर टाइम कैसे ग्रो करें? कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और कंसिस्टेंसी के साथ साथ पेशेंस। ओके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई तुमने एक पोस्ट डाली और तुम्हारे 1000 फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। यू विल हैव टू बी वेरी पेशेंट और साथ ही साथ कंसिस्टेंट। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम कुछ डालो और तुम्हें उसमें वो रिस्पॉन्स ना मिले जो तुमने सोचा था मिलेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंटली अगर तुम कर रहे हो कोई काम तो तुम्हारी ऑडियंस भी रिटेन रहेगी, तुम्हारी ऑडियंस को पता रहेगा हाँ भाई ये है, ये अच्छा काम कर रहा है या कर रही है। ठीक है, तो कंसिस्टेंटली काम करने से एक और फ़ायदा ये है कि तुम बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैशटैग यूज़ कर सकते हो। इंस्टाग्राम में मेजरली हैशटैग यूज़ होते हैं अपनी रीच बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है कि कौन सा हैशटैग मेरी पोस्ट के लिए ठीक है, कौन सा हैशटैग अगर मैं ट्रेंडिंग चल रहा है अगर मैं यूज़ करूँ तो कैसा रिस्पॉन्स जाएगा। ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद से एग्जामिन करनी पड़ती है, खुद से स्टडी करनी पड़ती है। बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं जो तुम्हें मिल जाएंगी इंस्टा हैशटैग वगैरह की, जिससे तुम्हारे को हैशटैग्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी कंसिस्टेंटली अगर काम करोगे तो तुम अपने अलग अलग पिक्चर, अलग अलग वीडियो कंटेंट पे अलग अलग हैशटैग यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम ज़्यादा ऑडियंस को रीच कर सकते हो। ओके। तो कंसिस्टेंसी का पहला तो ये फायदा है। दूसरा कि तुम अपनी ऑडियंस के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करोगे तो तुम्हारी ऑडियंस से तुम्हारा एक कनेक्शन बिल्डअप होगा। इसी पर अगर मैं और आगे पूछूं कि ऑडियंस को समझने के लिए हम क्या करें, ऑडियंस को कैसे समझा जा सकता है? तो अगर हम बात करें ऑडियंस को कैसे रिटेन करें, तो हमें यार सारे स्टैट्स होते हैं, हमें वो सारे स्टैट्स पढ़ने पड़ेंगे। हमारे इनसाइट्स इंस्टाग्राम में अगर क्रिएटर अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, तो उसमें सारे स्टैट्स आते हैं। तो हम उन स्टैट्स से देख सकते हैं कि हमारे ऑडियंस को क्या पसंद है, हमारी किस टाइप की कंटेंट में हमारी रीच कितनी है। तो इस तरीके से हम अपने ऑडियंस को एक रिटेन कर सकते हैं, उसी तरीके का कंटेंट बार बार क्रिएट करके इन अ न्यू वे, इन अ डिफरेंट वे। और बाकी हम ऑडियंस से इंटरैक्ट करके कर सकते हैं कि उन्हें क्या देखना है। तो जहाँ तक बात है इंटरैक्शन की, जिसमें कमेंट्स और लाइक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये क्रिएटर को पता है कि क्या जरूर मतलब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन ये ऑडियंस को नहीं पता। तो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप एक बार बताएं कि लाइक्स, कमेंट्स और ये सेव करना, शेयर करना, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार, क्योंकि किसी भी क्रिएटर को अगर आगे बढ़ना है तो उसे ये सारी चीज़ें चाहिए। ये सारी चीज़ें सिर्फ मोटिवेट नहीं करती हैं, साथ ही साथ ये एक इन्फ्लुएंसर को, एक कंटेंट क्रिएटर को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने में हेल्प करती है। क्योंकि इसका ये एल्गोरिथम से कैसे जुड़ा हुआ है, इस पर थोड़ा बताओ। एल्गोरिथम्स, जैसे कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारी जो पोस्ट है वो सिर्फ 10% लोग देख सकते हैं इनिशियली, राइट। उसके बाद अगर वो इंटरैक्ट ही नहीं करेंगे तो हमारा कंटेंट है वो तो और लोगों को दिखेगा नहीं। अगर वो लोग जो 10% लोग हैं वो इंटरैक्ट करते हैं तो हमारा कंटेंट और भी लोगों को शो होगा, जिससे हमारा जो कंटेंट है उसकी रीच बढ़ेगी, उसकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, सब कुछ लाइक एक पॉजिटिव वे में जाएगा। ठीक है, हमारा ग्राफ थोड़ा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर कोई कंटेंट है जो हमें अच्छा लग रहा है और वो अगर उससे इंटरैक्ट करते हैं तो वो कंटेंट क्रिएटर की बोल सकता है कि हेल्प ही कर रहा है अपने आप को ग्रो करने में। तो सिर्फ देखकर हंसकर खुश होकर मत जाओ, पसंद आया है तो लाइक दबाओ। आगे बढ़ते हुए ये चीज़ आ जाती है कि भाई अब इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, खाने के मामले में बहुत सारे हैं, वेज फूड ब्लॉगिंग में बहुत सारे हैं। सो क्या हम कह सकते हैं कि अब ये जो फूड ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग या इन्फ्लुएंसिंग, ये अब अपने एक सैचुरेशन लेवल पर पहुंच रहा है, जहाँ पर कि अब नए लोगों के लिए कुछ खास बचा नहीं, बिकॉज पुराने वालों ने सब कवर कर दिया, नए वाला आगे क्या करेगा? डू यू फील दैट वे? नहीं, अभी भी पोटेंशियल है, क्योंकि अगर लोग आ रहे हैं, अगर लोगों ने खा के ख़त्म कर दिया है तो और लोग जा भी रहे हैं, और वही चीज़ को हम अपने क्रिएटिवली, जो नए इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं वो चीज़ क्रिएटिवली करके पोर्ट्रे कर सकते हैं और ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सैचुरेशन तो नहीं आया है, अभी भी बहुत पोटेंशियल है मार्केट में। और अगर किसी को आना है
तो जरूर आए। अगर किसी को जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो वो जरूर आए, क्योंकि ठीक है। ऐसा हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद यू विल बी थैंकिंग योरसेल्फ कि हाँ मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी, क्योंकि ये सिर्फ एक होता है ना, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देता, तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, मतलब थी। अगर मैं 2016-17 को अपने आप से अभी कंपेयर करूँ तो बहुत इम्पेशेंट थी। उस टाइम पे मुझे लगता था यार मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, यार मेरे को ये नहीं मिल रहा, इंगेजमेंट नहीं आ रही है, कैसे करूँ। बहुत कुछ सीखा, बहुत मतलब एक बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी थी, पर बहुत कुछ सीखने को मिला। तो यू नो एक बोल सकता है कि लाइफ को जीने का एक तरीका होता है ना, वो चीज़ भी तुम सीख लेते हो, क्योंकि तुम्हारे को टाइम मैनेज करके चलना है अपना। तुमको सारी चीज़ें अपनी देखनी है, तुमको ये भी देखना है यार मैं इतना पैसा इस चीज़ पे लगा रही हूँ, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे कहीं से रिटर्न भी मिले। तो तुम धीरे धीरे करके चीज़ सीखते हो, और साथ ही साथ तुम सबसे बड़ी चीज़ ये सीखते हो कि दूसरे लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है। तुम देखते हो कि भाई किसी ब्रांड से अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं किस तरीके से करूँ। तुम धीरे धीरे करके बेबी स्टेप लेकर तुम चीज़ सीखते हो। तो अगर किसी को आना है तो बिल्कुल आए, अगर ये सारी चीज़ें सीखनी है तो बहुत अच्छा है सीखने का, लाइक बहुत अच्छा मौका है ये चीज़ सीखने का थ्रू दिस। और मन में कभी ऐसा आया कोई मोमेंट ऐसा कि जब लगे कि यार ये क्या ही चल रहा है भयंकर, क्यों कर रही हूँ मैं, छोड़ के चलो, बंद करो, खत्म हो गया फूडी रैबिट्स? क्या ऐसे टाइम थे और उससे बाहर निकलने के लिए क्या करा? बिल्कुल ऐसा टाइम आया है कि यार बस यार बहुत हो गया, अब अपना थोड़ा पढ़ाई में फोकस कर लेती हूँ, क्यों कर रही हूँ फालतू में, इतना टाइम लगता है, 2-3 घंटे भी दिन के बहुत हैं। पर फिर वही दिमाग में आया कि यार इतना टाइम तो यार मैं फालतू अपना टाइम वेस्ट भी करती हूँ ना, तो इससे बढ़िया यही है कि मैं अपना कुछ एक्स्ट्रा बिल्डअप कर लूँ, जो मैं कहीं जिससे मैं कुछ नई चीज़ सीख सकूँ। तो वही चीज़ आई है जिसने मेरे को हमेशा रोका है कि नहीं यार तू ये चीज़ कर। और एक चीज़ जो मेरे साथ हमेशा हुई है, जब भी मैंने कभी सोचा है ना कि यार मैं छोड़ देती हूँ, उसी दिन या उसके अगले दिन ही मुझे कोई ब्रांड कोलैबोरेशन मिल जाता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है यार अगर मेरा कंटेंट किसी ब्रांड को अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि यार मैं छोड़ देती हूँ, मुझे तो इसे और बिल्डअप करना चाहिए। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है कि मेरे को जब भी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नेगेटिव आया हो, मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव साइन मिलता है कि नहीं, आई एम डूइंग द राइट थिंग एंड आई शुड कीप गोइंग। क्या बात है। तो मतलब ये कायनात भी कह रही है कि भाई तुम्हारा काम जो है वो खाना है और दूसरों को दिखाना है, तो इस पर कंटिन्यू रहो। सो अगर 2021 की अनुभूति को 2016 की अनुभूति को कुछ एडवाइस देनी हो कि बहन तुझे ऐसे कर तब तो सक्सेसफुल होगी, वो क्या होगी? कंसिस्टेंट और बी पेशेंट। कुछ नहीं होता, नंबर से कुछ नहीं होता, तो अपना सीख, मजे से सीख और बस काम करती रहे। ठीक है, तो ये तो बात रही भाई मेन इसके काम करने के एस्पेक्ट की। अब बहुत सारे कुछ मिथ्स भी हैं फूड ब्लॉगिंग से, जैसे कि फ्री का खाना मिलता रहेगा, कोई बात नहीं है, बैंकर जाओ टशन में कहीं पर भी। सो कुछ ऐसे फनी मिथ्स जो मतलब लोग बोलते हैं कि भाई तुम तो फूड ब्लॉगर हो, तुम्हें तो ऐसी भी चीज़ मिलती होगी या तुम्हारे तो मजे हैं, कुछ एड्रेस करना चाहोगे ऐसे मिथ्स को? सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, फ्री का खाना। सबको लगता है कि फूड ब्लॉगर्स को फ्री का खाना मिलता है, ये चीज़ सच नहीं है। हमें बहुत पैसा अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है। और बहुत लोगों को ये भी लगता है कि हम कहीं भी नई जगह जाएंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। किसने बोला कि हमें डिस्काउंट मिलेगा? तो क्या हो गया, हम ब्लॉगर हैं तो अगर उन्होंने हमें इनवाइट करा है तो हाँ हो सकता है कि हमें फ्री में दें या हमको डिस्काउंट दें। पर अगर हम कहीं पर भी खुद से जा रहे हैं तो भाई ये थोड़ी ज़रूरी है कि भाई हमको डिस्काउंट मिलेगा या हमको फ्री में खाना मिलेगा। अगर हमने बोल दिया कि हम आप तो ऐसा तो नहीं हुआ कहीं गए और तुमने कहा कि भाई देख रहे हो 5 जा रहे हैं क्या भाई? नहीं ऐसा कभी नहीं। और बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे करते भी हैं कि बोल देते हैं रेस्टोरेंट में जाके, भाई हम तो फूड ब्लॉगर हैं, हम आपके लिए रिव्यू लिख देंगे, हम आपकी फ़ोटो डाल देंगे। और इस चीज़ का नेगेटिव मतलब एक फ़ायदा भी उठाते हैं, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि पहले तो अगर तुमको पता है कि हाँ लिटरली मतलब एक प्रॉपर तरीके से करो ना, काम करना है तो बेसिकली, मतलब लीचड़पन नहीं दिखाना। हाँ मतलब वो क्यों, तुम थोड़ी हो यार, तुम अच्छे से काम करो ना अपना। ये सेंसर न करनी पड़ जाए लाइन, कल की तारीख में हैशटैग ट्रेंड कर रहा, अरेस्ट उज्ज्वल और अनुभूति। गाइस हम हर किसी को बड़े प्यार और सम्मान से मानते हैं, ये सारी हंसी मजाक की बात है, तो कोई भी वो सीरियस ना हो। सो क्या इतने सारी जगह गए हो, इतना एक्सप्लोर करा है, बहुत सारी चीज़ देखी, लोगों से मिले, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो शेयर करना चाहोगे, कुछ हंसी मजाक के
कुछ भयंकर रोने धोने वाले मे भी हो सकता है। एक दिन बोल रहे हो क्यों ही आ गई मैं इस जगह पर, बकवास खाना है जबरदस्ती। नहीं, बकवास खाना तो बहुत बारी हुआ है यार, और टाइम बहुत लगता है सबसे बड़ी बात, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो टाइम है। तुम वही टाइम इस जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वही टाइम कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वो टाइम वापस नहीं आएगा। तो बहुत बारी मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बहुत इरिटेशन होने लग गई थी बीच में कि यार ये क्या है यार, मतलब मैं इतना टाइम दे रही हूँ इस चीज़ में, 4-5, अगर हम किसी ब्लॉगर्स मीट पे जाएं तो अराउंड 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। और उसके बाद भी हमारा जो कंटेंट है वो हमारे को 3 या 4 फोटोज ही ऐसी मिलती हैं जो लाइक बिल्कुल हो जाए कि बस बिल्कुल यही है जिसे मेरे को अच्छे से करके देना है। क्योंकि हम एक ही डिश की फोटो कम से कम 20-30 बार तो खींचते ही हैं, राइट। हर एक एंगल से एग्जामिन करके, हर एक एंगल से उस चीज़ को खींच कर, हर ये देखकर कि भाई इस बार इधर जगह फोकस है, अगली बार यहाँ पे फोकस देकर देखते हैं। तो उस चीज़ में टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो बहुत बारी ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत इरिटेशन हो गई थी कि भाई बहुत टाइम लग रहा है। और मैंने बोला भी वहाँ पे कि यार इतना टाइम लग रहा है, इससे बढ़िया तो मैं घर ही चली जाती हूँ, अपना सो लूंगी, खुद ही बना के खा लूंगी की। हाँ, खुद ही बना के खा लूंगी। लेकिन वही देखो, फूड ब्लॉगर्स को तो दिक्कत हो सकती है मुझे लगता है, लेकिन उनके साथ जो +1 जाते हैं उनका टाइम अमेजिंग जाता है। मुझे एक बार, मैं ऑडियंस के लिए बताना चाहूँगा, एक बार मैं गया था अनुभूति लखेड़ा के साथ एक जगह पर, भाई इतना मज़ा आया था। सुबह 12 बजे से लेकर 5 बजे तक हमने सिर्फ खाया था। तो ये तो फोटो खींच रहे थे, लेकिन मेरे को मज़े आ गए थे। तो अगर आपके जानने में कोई है जो फूड ब्लॉगिंग करता है तो उसको कहो कि भाई मुझे अपने इवेंट में लेकर जाए। और यही बात मैं आपको भी कहूँगा, आपने भी बहुत बार जो है दोस्ती में दिखाया है, लेके नहीं गई है मेरे को, तो ये मेरे गिले शिकवे आपसे रहेंगे। खैर, ये तो रही सारी बातें हमारे काम की। अब हम एक छोटा सा, बहुत ही मस्त सा एक रैपिड फायर राउंड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आप कितनी जल्दी किन चीज़ों का क्या रिएक्शन देंगी। ठीक है, आर यू रेडी फॉर इट? ओके। तो सबसे पहला जो मैं सवाल पूछूंगा वो है ईट स्मेल अवॉइड का, और 3 डिशेज आपके सामने दूंगा और देखते हैं कि आप उस पर क्या रिएक्ट करती हैं। सो मोमोज, चाउमिन और स्प्रिंग रोल। ईट मोमोज, हाँ, स्मेल चाउमिन, अवॉइड नहीं यार, तीनों में से अवॉइड तो कोई नहीं कर सकती। ट्रू लव यही है। हाँ नहीं यार, अवॉइड नहीं कर सकते यार। और अगर मैं अब कहूँ दो को मैं ईट में डाल दूँ, स्प्रिंग रोल और मोमोज को ईट में डाल देती हूँ, और स्मेल को चाउमिन में, क्योंकि मैं बहुत बड़ी नूडल फैन नहीं हूँ। बिल्कुल, आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू कुड मैरी अ डिश, व्हिच वन इट वुड बी? पिज्जा। ओह माय गॉड, ये ब्रो, ठीक है। वन वर्ड फॉर नॉन-वेज फूड। नो कमेंट्स। ये 2 हो गए। ठीक। मतलब यार, जिसको पसंद है उसको पसंद है, मेरे को नहीं पसंद तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जैसे तभी तो पूछा मैंने वन वर्ड। पर्सनली लाइक बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ तो वो लोग नॉनवेज खाते हैं और मैं साथ में वेज खा रही होती हूँ, तो मुझे बोलते हैं वेजिटेरियन। ये देखो हमारे पास, अरे हीन भावना से। दोस्तों, डिस्क्रिमिनेट तो वेज वालों को भी करा जाता है, लेकिन आप लोगों को उनका दर्द दिखता नहीं है। हमारी आंखों में देखिए। अरे भैया, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे थोड़ी होता है यार, तुम्हारे को क्या दिक्कत है? मैं अपना पनीर एंजॉय करूंगी ना। सही बात है, तुम तो पहली फुर्सत में निकलिए ना, अब क्या हो रहा है आपको? सही बात, ठीक है। ओके, आप बताना है, ईट एवरीथिंग पॉसिबल या फिर स्लीप टू द लॉन्गेस्ट एक्सटेंट? ईट एवरीथिंग पॉसिबल। वर्जिन मोहितो या ओरियो शेक? वर्जिन मोहितो। अरसा या फिर बाल मिठाई? बाल मिठाई। मैगी एट द माउंटेन्स या फिर मैगी एट द बीच? मैगी एट द माउंटेन्स। विच वन इज मोर हॉटर, सालसा डांस या सालसा सैलेड? सालसा सैलेड। करेले का जूस विद नटेला या फिर लौकी पैनकेक्स विद चोको चिप्स? लौकी पैनकेक विद चोको चिप्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बनानास या पीचेस? बनानास।
तो दोस्तों इसी रैपिड फायर के साथ आज का ये पॉडकास्ट होता है खत्म। आई होप आप लोगों को काफी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अनुभूति बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि फाइनली हम ये पॉडकास्ट कर पाए। आप लोगों को पता नहीं है कितने पापड़ बेलने पड़े इस पॉडकास्ट के लिए, बट आज आप आए, आपने अपना समय दिया और आपने इतना कुछ सिखाया लोगों को। आई होप कि लोगों को इससे कुछ वैल्यू एडिशन मिलेगा और वो अगर इन टिप्स को अप्लाई करेंगे तो वो भी एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच अनुभूति। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी एंड हैविंग मी ऑन योर शो। पर बस एक चीज़ है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें एंड हेल्प माय ब्रदर ग्रो। और गाइस हेल्प माय सिस्टर ग्रो जरूर बताना। जी बिल्कुल, लिंक वापस मैं कहूँगा इज इन द डिस्क्रिप्शन। जाइए, इनको फॉलो कीजिए, इनके पेज को देखिए। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुआ है। अपना प्यार दिखाइए। अगर आपको लगता है कोई फीडबैक हमें मिलना चाहिए जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं तो प्लीज़ वो भी कीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।